वरना अब ये पूरा ये 3 ही टॉपिक्स का काम पड़ा है, ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव हम अभी पूरा कंसीडर नहीं कर रहे, हो सकता है कि वो नेक्स्ट लेक्चर तक जाए, ट्रांसफॉर्मर वाला। लेकिन अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो ट्रांसफॉर्मर में सबसे ज्यादा आप क्वेश्चन आने लग गए हैं, और उसके बाद आते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद बात करते हैं किसकी, क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ की। तो ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं ट्रांसफॉर्मर से और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। फिर भी हम तीनों को पढ़ेंगे, ध्यान में रखना। और एलसीआर के जितने भी क्वेश्चन थे लगभग हमने सारे वो कवर कर लिए हैं, प्रीवियस ईयर्स हो चाहे जेई के हो, है ना, चाहे जेई के हो चाहे नॉर्मल कंसेप्ट बेस्ड हो, एलसीआर को हमने अच्छा खासा टाइम दिया। क्लियर, याद है ना सबको, एलसीआर के सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। यस सर। ये सारे चाहे पुराने हो चाहे नए हो, सारे हमने किए हैं। ये सारे एलसीआर के थे और सारे ही जेई मेंस के थे। अब हम बात कर रहे हैं बच्चे क्वालिटी फैक्टर और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बारे में, और दूसरा बैंडविड्थ और क्या होता है और इसका फर्क क्या है बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर में, ये। और तीसरा ऑब्जेक्टिव जो मैंने कहा है कि हम कल तक कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास तक, वो है ट्रांसफॉर्म। तो पहले दो को तो आज खत्म करना ही है हमने किसी भी हालत में, आउट ट्राई करते हैं। तो पहले से रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा हमने जो अभी तक पढ़ा है। आइए, सबसे पहले हमारी बात करते हैं हम एक्सेल जब एक्ससी के इक्वल हो जाता है तो कोस फाई किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है, क्योंकि पावर फैक्टर है वो कोस फाई। क्लियर है ना सबको? यस सर। देन एक्स टेंजेंट फाई किसके इक्वल हो जाता है, 0 के इक्वल, है ना, जब एक्सेल एक्ससी की बात कर रहे हैं हम उस केस में। इसके बारे में हम इतना फोकस करते नहीं। वैसे अगर टेंजेंट फाई को मैं बात करूं वो होता क्या है, एक्सेल माइनस एक्स अपॉन आर, यही होता है ना। क्लियर है। और एक्सेल और एक्ससी तो क्या ही हो जाएगा, 0, सॉरी माइनस करके आंसर क्या आ जाएगा इनका, 0। और कोस फाई जिसको याद नहीं है 1 कैसे है, तो उसका मैं बता देता हूँ। क्या होता था कोस फाई का फॉर्मूला, आर अपॉन जेड। आर तो आर है, जेड क्या है, एक्सेल माइनस सॉरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सेल माइनस एक्सी का होल। और एक्सेल माइनस एक्सी को आंसर करके आएगा 0। तो आर स्क्वायर नीचे भी आर ऊपर भी आर, तो मिल काट के क्या हो जाएगा, 1। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ तक तो चलो ठीक है, ये सब हो जाता है। और उस टाइम पर जो इम्पीडेंस की वैल्यू हो जाती थी जेड, वो किसके इक्वल आ जाता था, आर के। तो जब जेड आर के इक्वल हो जाए तो मेरा सर्किट ऐसा बिहेव करेगा जैसे उसके अंदर सिर्फ रेजिस्टेंस है, तो इस सर्किट का नाम हो जाएगा प्योर रेजिस्टिव सर्किट। क्लियर है? अच्छा, करंट हम बात करते थे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट क्या हो जाती थी, या मैक्सिमम बोल दो या आरएमएस बोल दो। अगर मैक्सिमम बोल रहा हूं तो वी नॉट बाय पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होता है, जेड। लेकिन क्योंकि अब रेजोनेंस है तो आई नोट किसके इक्वल हो जाएगा, वी नोट अपॉन आर। ऐसा लगेगा कि सर्किट में सिर्फ क्या है, रेजिस्टेंस, ओनली रेजिस्टेंस। क्लियर है ना? तो ये तीनों कंडीशन कब है सर, जब एक्सेल किसके इक्वल है, एक्सी। जनरली हम बात करते हैं सर आई नोट वी नोट बाई जेड के इक्वल है, और हम बात करें जनरली आई नोट वी नोट बाई जेड के इक्वल होता है ना, दोनों को कंपेयर करते हैं। जनरली आई होता है आई नोट होता है वी नोट बाई जेड, कल भी बात करी थी। लेकिन यहाँ पर आई नोट क्या है, वी नोट बाई आर। जेड बड़ा है या आर बड़ा है सर, सिंपल सी बात है, जेड की वैल्यू क्या होगी, जेड बड़ी, जेड बड़ा है तो आई नोट क्या होगा, छोटा। लेकिन आर क्या है जेड के मुकाबले, छोटा है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर छोटा है तो आई नोट क्या होगा सर, बड़ा होगा, ज्यादा होगा। मैक्सिमम करंट होता है कब, जब एक्सेल किसके इक्वल होता है, एक्सी के। तो याद रखना करंट किस केस में मैक्सिमम होगा, जब मेरा क्या, ध्यान से सुनो, जब मेरा एक्सेल किसके इक्वल है, एक्ससी के ऊपर इक्वल है, जब मेरा जो करंट है सर्किट में वो मैक्सिमम करंट है। ठीक है, क्योंकि उस केस में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है तो जेड की वैल्यू कम हो जाती है और करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, इसीलिए करंट मैक्सिमम होता है जब एक्सेल किसके इक्वल है, एक्स। सबको ये करते हैं सर, ये एक्सेल एक्ससी के इक्वल हो जाए, करंट मैक्सिमम हो जाता है,
तो जब सर्किट में करंट मैक्सिमम हो रहा है और एक्सएल एक्सी के इक्वल है, इसी कंडीशन को बोलते हैं, कौन सी कंडीशन? रेजोनेंस। कौन सी कंडीशन होती है बच्चे? रेजोनेंस। क्योंकि करंट यहां पर क्या है? मैक्सिमम। क्लियर है? तो अब ये रेजोनेंस चाहिए मेरे को सर्किट में, तो मैं सर्किट में मेरे पास क्या कंट्रोल है सर? मैं तो वोल्टेज की वैल्यू देता हूं बाहर से सिर्फ, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो मैं ओमेगा की वैल्यू क्या पुट करूं कि सर्किट में कैसा कंडीशन आ जाए? मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट आ जाए, यानी कौन सी कंडीशन जो हो? रेजोनेंस की। उसके लिए कैसे करेंगे सर? हमें पता है ना सर, सर्किट में एक्सएल किसके इक्वल है? एक्सी के। एक्सी के। तो एक्सएल की वैल्यू बता दो, ओमेगा इंटू एल। एक्स। तो Got it. ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 1 1 by LC. तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाय अंडर रूट। Root LC. तो सर्किट में जब ओमेगा ये लिखोगे तो कंडीशन किसकी होगी? रेजोनेंस की। इसीलिए इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोला जाता है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? ये तो हो गई रेडियन पर सेकंड में। अगर एफ की वैल्यू हर्ट्ज में निकालनी हो तो क्या होता है तुम्हें पता है सर? ओमेगा किसके इक्वल होता है? 2 पाई इंटू एफ। एफ। तो ओमेगा की जगह पुट कर दो 1 बाय अंडर रूट एल सी 2 पाई इंटू एफ। तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? 1 बाय 2 पाई अंडर रूट एल सी। तो ये कब की बात हो जाएगी? जब किस में पूछी हो फ्रीक्वेंसी? क्लियर है? वो पूछी होगी रेडियन पर सेकंड में, ये केस में पूछिए सर हर्ट्ज। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो पहले पूछो, क्योंकि इस कंडीशन, ये फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस की कंडीशन फॉलो होती है, इसीलिए इस फ्रीक्वेंसी का नाम क्या है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। चलें आगे। यस सर। कोई डाउट? चलो, तो यहाँ तक हो जाएगा सर। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमारी हर्ट्ज में भी आ गई और इसमें भी आ गई। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर अभी बात की है कि सर करंट क्या होता है सर? मैक्सिमम होता है। तो देखो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर अगर मैं ये बात करूं बच्चे, ये मेरी फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर मेरा क्या बना रहा हूँ? करंट। तो करंट की वैल्यू तो हर जगह पे कुछ ना कुछ होगी। ओमेगा की वैल्यू चेंज करूंगा, करंट की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो, कुछ भी हो तो चेंज होती रहेगी। लेकिन करंट मैक्सिमम कहाँ होगा? कौन सी फ्रीक्वेंसी पर? जो वर्क पॉइंट है ये, जहां पर करंट मेरा क्या है? मैक्सिमम। आई नोट से लिख देता हूं या मैक्सिमम करंट बोल देता हूं। इस फ्रीक्वेंसी का नाम क्या है जहां पर करंट आई नोट है? ओमेगा नोट। यानी इस फ्रीक्वेंसी का नाम क्या है? ओमेगा आर भी बोल दो चाहे। इस फ्रीक्वेंसी का नाम क्या है? Resonance. तो ग्राफ समझ में आया सबसे पहले तो? यस सर। बोलो Yes, sir. ग्राफ में कोई दिक्कत कुछ भी नहीं? नो सर। नो सर। चलो फिर आइए आगे सर बढ़ते ये हैं। ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता? क्या मतलब? मैंने तो बीच में कोई वैल्यू ले ली ना, कहीं से भी स्टार्ट कर दो इसको अगर स्टार्ट करना Origin से चाहो। हो जाता है ना Exactly. हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है बच्चे, क्यों नहीं होगा? देखो मैंने तुम सोचा इंटरसेप्ट है। आई अगर ये वैल्यू होगी मान लो, क्योंकि जब रेजोनेंस होगा, चलो यहाँ से एक और बात भी बताएंगे जो आगे बताने वाले थे, अभी समझ लो। ओरिजिन से ही हो जाएगा। देखो करंट अब रेजोनेंस में सिर्फ सर्किट में कौन होता है? कैसा बिहेव करता है? जैसे सर्किट में क्या हो? सिर्फ रजिस्टर। रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज का फेज क्या होता है? बिल्कुल सेम होता है ना, कोई आगे होता है ना कोई पीछे। तो करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी होगा और वोल्टेज क्या होगी? वी नॉट वी नॉट साइन। तो ओमेगा टी की वैल्यू अगर क्या हो जाए? 0, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्लियर है? Yes sir. यस लेकिन अब तुम खुद सोचो, ओमेगा की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी. होगी ही। समझ रहे हो? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, अगर जनरली की बात कर रहा हूं तो उस हिसाब से। लेकिन अगर टाइम t 0 होगा तो पक्की बात करंट क्या होगा? 0। अगर ये t के साथ होगा तो पक्की बात किससे स्टार्ट होगा? ग्राफ 0 से स्टार्ट हो। क्लियर है? जैसे यहाँ पर तुम देख भी लो, ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, दिख रहा है ओमेगा की Yes. वैल्यू। यस इन्होंने भी एग्जैक्टली देखोगे तो तुम कुछ ना कुछ वैल्यू दे रखी है पहले भी, दिख रहा है? यहाँ पर तुम चाहो तो 0 से स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें कर्व का समझ में आना चाहिए। हम सारी वैल्यूज नहीं दिखा रहे ना, हमें अभी स्केल नहीं बताया। तुम चाहो तो इसको ऐसे बना लो,
तुम्हारे ऊपर है सब, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, है ना। तो मेरे को पूरा चेंज करना पड़ेगा, तुम चाहो तो पूरा कर देना, अब मैं पूरा नहीं बना रहा, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। यस सर। मैं मान के चल रहा हूँ कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ओमेगा की वैल्यू 0 नहीं है, बस ताकि मेरा सिमेट्री रहे। तो ऐसा कुछ भी नहीं, बट फिलहाल याद रखना अगर रेजोनेंस की कंडीशन है तो दोनों, इफ रेजोनेंस की कंडीशन है तो करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन कैसा फेज, सेम फेज। सेम फेज। जब करंट मैक्सिमम होगा तो वोल्टेज भी मैक्सिमम होगी। जो प्योर रेजिस्टर वाला केस होता था ना, वैसे का वैसे हो जाएगा। तो रेजोनेंट कंडीशन समझ में आ गई, क्लियर है। यस सर। पर याद रखना यहाँ पर करंट मैक्सिमम है, लेकिन इन दो पॉइंट्स पे भी करंट कम नहीं है, मैक्सिमम तो नहीं है लेकिन करंट थोड़ा सा ही कम है ना, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है ना। थोड़ा सा नीचे चले जाओ चाहे थोड़ा सा और इधर आगे चले जाओ, करंट तो कम हो रहा है लेकिन उतना कम नहीं हो रहा है ना, थोड़ा बहुत इसका भी इफेक्ट रहेगा। मैं क्यों बता रहा हूँ आगे तुम्हें पता चलेगा, बट फिलहाल समझ में आया क्या बात हो रही है यस कि करंट मैक्सिमम कौन सी Yes. फ्रीक्वेंसी पर है, रेजोनेंस। Yes, sir. चलो आगे, ये देखो ग्राफ है, सब कुछ मैंने बता चुका हूं, मैं फिर हाईलाइट कर देता हूं तुम्हारे लिए। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने कर दिया ओमेगा की फॉर्म में, और ये फॉर्मूला हो गया हमारा एफ की फॉर्म में, दिख गया। एक हर्ट्ज है और एक रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारा किसका केस है सर, करंट मैक्सिमम होगा इसलिए वी नोट बाय आर, दिख रहा है क्या, R. वी नोट बाय Yes, sir. आर। करंट क्योंकि क्या है सर, मैक्सिमम है। अगर करंट मैक्सिमम है तो तुम्हें पता है जेड की वैल्यू मिनिमम होगी ना, तभी तो करंट मैक्सिमम है। तो जेड मिनिमम हो गया रेजिस्टेंस की इक्वल, करंट क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। कोस फाई हम निकाल चुके हैं तुम्हारे को दिखा के, क्या 1 हो चुका है ना। और दोनों सेम फेज में है, दोनों क्या है, सेम फेज में है, बिल्कुल। वी Same जैसा phase है में। वैसा ही कौन है मेरा, आई, I. दोनों सेम फेज। और करंट जहां मैक्सिमम है उस पॉइंट को क्या बोला है मैंने, आई मैक्सिमम, और उस Resonating. को क्या बोला है, रेजोनेंस। क्लियर है ना सबको, इसको तो हटा ही Yes, देते sir. बट फिलहाल किसी को कोई डाउट है तो बताओ मेरे को। चलें आगे, डन है। Yes. तो इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम, हीट जनरेटेड इन मैक्सिमम। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हीट जनरेटेड इन मैक्सिमम। हालांकि मैं नहीं बताना चाहता बट तुम खुद भी तो पढ़ोगे, बट फिलहाल ये लाइन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सर्किट में जो हीट जनरेट होती है वो रेजिस्टेंस की वजह से होती है। अब सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है, इसलिए हीट भी क्या होगी सर, मैक्सिमम होगी। हीट जनरेटेड भी क्या होगी, मैक्सिमम। क्योंकि पता है ना तुम्हें हीट जनरेटेड इसी की वजह से होती है, क्योंकि H इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर I square RT. एक तो रेजिस्टेंस है और एक करंट भी क्या है सर्किट में, मैक्सिमम है। तो हीट और करंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तुम्हें पता है आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो करंट भी मैक्सिमम है और सर्किट में रेजिस्टेंस भी है, इसलिए सर्किट में जो हीट होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम। कब, जब सर्किट में कैसा हो सर, Resonance. रेजोनेंस की कंडीशन हो। तो सारा कुछ रेजोनेंस कंडीशन में कैसा लगेगा, जैसा तुम किसके लिए करते थे, रेजिस्टेंस के केस में करते थे, Resistance. बिल्कुल सेम। क्लियर है, चलें आगे। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये दो कर्व दिख रही है, इन दोनों कर्व में कुछ ना कुछ खास बात है, आगे बढ़ेंगे, अभी चलते हैं फिर पता चलेगा। पहले तो इस क्वेश्चन को सोल्व करो फटाफट, खुद से ट्राई करना, तुम्हें सब कुछ करवा रखा है। तुम्हें क्या बताना है, फ्लोइंग एलसीआर सर्किट फाइंड जेड की वैल्यू। मैंने पहले बोला है कि इसके ऊपर अब क्वेश्चंस थोड़े से कम होने लग गए हैं, बट फिर भी हम करेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ बेस के लिए है, ठीक है। और फिर भी हम होमवर्क में भी करेंगे इसको, और भी करेंगे प्रैक्टिस के टाइम। बट जो इंपॉर्टेंट स्टफ था पूरे चैप्टर का वो हम कर चुके हैं, एलसीआर। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट स्टफ है वो है ट्रांसफॉर्मर, वो हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन इसको भी पढ़ लो अच्छे से। देखो सर्किट में क्या निकालना है, जेड निकालना है पहली बात तो, फिर निकालना है करंट की इक्वेशन, फिर निकालना है सर किसकी वैल्यू, करंट निकाल दो, या फिर क्या निकाल दो, वी नोट सी, फिर वी नोट एल। लेकिन कब निकालना है ये सब, जब Resonating frequency. तुम सबको बता रखा है जेड किसके इक्वल होगा, तुम खुद सोचो पहले, R के equal. ऑब्वियस सी बात है सर, जेड किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा, क्योंकि कंडीशन कैसी है, रेजोनेंस। रेजोनेंस की कंडीशन है। तो आर किसके इक्वल होगा, जेड के, दैट इज किसके इक्वल होना चाहिए, तो 2 ओम के। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आ गया, क्लियर है क्या।
Yes, sir. Yes, sir. इन पार्ट की बात कर रहा है आई की वैल्यू। आई अगर मैं आई की बात करूं तो वैसे आई इसके इक्वल होता है वी नोट बाई Not by या Not वी by बाई वी नोट V आर by के Z। इक्वल हो गए हैं। V by R. हाँ By लेकिन यहाँ पर क्या होगा वी नोट बाई, अगर आई नोट की बात करूं तो वी नोट बाई R. R. तो वी नोट क्या है, वी नोट क्या है So 10 है. 10 है, 10 आई क्या है 2, 5. 2, तो कितना आ जाएगा आई नोट 5। फाइव यहीं से एम्पियर। मैं आई की इक्वेशन बताऊं, क्योंकि वोल्टेज आई की इक्वेशन तुम बताओ चलो क्या होगी। आई नोट साइन ओमेगा टी। आई नॉट साइन ओमेगा टी। I know. कोई फेज का डिफरेंस आएगा क्या, No, sir. क्योंकि No, प्योर sir. कैसा है सर्किट, No. प्योर रेजिस्टेंस रेजिस्टिव। रेजिस्टिव। तो आई इज इक्वल टू आई नोट की वैल्यू पुट कर दो 5 5 omega t. ओमेगा टी। तो ये करंट की इक्वेशन क्लियर है क्या, क्योंकि इसने बोला हुआ है, वैसे तो तुम आई नोट की वैल्यू निकाल दोगे आंसर छोड़ दोगे तो क्लियर है सबको, लेकिन उसने अगर आई फंक्शन ऑफ टी बोला हुआ है तो तुमको इक्वेशन पूछी है। अगर बोल देता आई नोट या आई आर एम एस निकालना है तो सीधा यही पुट कर देते। चलें आगे, क्लियर है, ये तो आसान था। थर्ड Yes, पार्ट, sir. यस सर। क्या पूछा है वी नोट सी। वी नोट सी कैसे निकालूंगा, बहुत आसान। वी नोट सी क्या है, मतलब वी नोट सी का मैक्सिमम अक्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो क्या फॉर्मूला होता है, आई नोट इंटू और आर होता तो वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ जाएगी, XC होगा XC. एक्सी। वेरी गुड। आई नोट इंटू आर होता है, आर की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा FC. एक्सी। आई नोट तुम्हें पता है पूरे सर्किट में क्या है, मैक्सिमम करंट 5. 5। एक्स की वैल्यू तुम्हें गिवन है कितनी 20. 20 इसके इक्वल आ जाएगा 100. 100. अब बिना देखे तुम बता सकते हो एक्स एल की वैल्यू क्या होगी, सॉरी वी नोट एल की। वी नोट एल क्या होगा 100 ही होगी. आई नोट, 100 ही होगी। क्योंकि एक्सएल और एक्ससी दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि कंडीशन कैसी है, Resonance. अगर इस कंडीशन में वो देता ही ना, तुम्हें एक्ससी देता ही ना, तो भी तुम एक्ससी किसके इक्वल रखते, एक्सएल के, XL. क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन है। तो आई नोट किसके इक्वल है 5 के, एक्सएल फिर से 20 है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 वोल्ट। अगेन ये क्वेश्चन जेईई में आने वाले लायक नहीं है, बट फिर भी तुम्हें बेस का समझ में आना चाहिए था, इसलिए करवाया। क्लियर है, यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो ये मत समझ लेना कि ये जेईई में आ जाएगा, बहुत हलवा क्वेश्चन है, ये कभी नहीं आ सकता जेईई में। ठीक है, चलो आगे, ये निकाल दिया हमने, क्लियर है सबको। अब इसकी एक खास बात है वैसे इस Yes, sir. सर्किट की, जैसे इसने लास्ट में लिखा भी हुआ है, चाहो तो कर सकते हो, अगर तुम पॉइंट आउट करो तो ही बताएंगे, वरना नहीं बताएंगे। देखो यहाँ पर पहले पीक वोल्टेज कितनी थी सर्किट की, जो सोर्स ने जो दिया था उसकी मैक्सिमम वोल्टेज कितनी थी, मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज की, जो सोर्स 10 मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी 10। लेकिन अब तुम देखो अगर ध्यान से, तो वोल्टेज अक्रॉस कंडक्टर इंडक्टर ये सब निकाल के कितना है 100. कितना है 100। सोर्स की वोल्टेज कितनी आ रही है 10, 10. लेकिन उसमें कितनी आ रही है 100। तो दिख रहा है क्या? ध्यान से लास्ट लाइन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, कौन पढ़ेगा, एक बच्चा पढ़ो। वोल्टेज बढ़ाने वाला सर्किट यूज कर हाँ सकते हैं। पूरी लाइन पढ़ो, कौन पढ़ेगा, ये जैसे लिखा हुआ है वैसे का वैसे पढ़ो। अबोव circuit is used as voltage amplifier. Magnification as peak value of voltage by source is only 10, while we can have maximum voltage up to 100. V naught equals to V21. देखो सर्किट की जो वैल्यू थी वो तो 10 थी, लेकिन हमें इस सर्किट में वैल्यू कितनी मिल रही है मैक्सिमम, अप टू कितना तक जा सकते हैं हम 100 वोल्ट, 10 टाइम्स ज्यादा। तो वोल्टेज बढ़ गई, मतलब मैग्नीफाई हो गई। मैग्नीफाई भी नहीं बोलूं, एम्पलीफाई बोलूं तो ज्यादा अच्छा है इसमें, क्या बोलूं एम्पलीफाई। वोल्टेज की वैल्यू बढ़ गई, तो इस सर्किट को एम्पलीफायर के लिए भी लगा सकते हो, यूज कर सकते हो। जब सर्किट में क्या हो, ऐसे रेजिस्टेंस इंडक्टर और कैपेसिटेंस लगे हों, एक्सएल और एक्सी की वैल्यू सेम है, देखो समझ में आ रहा है ना।
तो तुम वोल्टेज अक्रॉस तुम्हें इंडक्टर और कैपेसिटर मिलेगी जो कि 10 टाइम्स क्या है, ज्यादा है। क्लियर है? तो सर्किट वी वोल्टेज एम्पलीफायर, तुम देखोगे भी सही, सेमीकंडक्टर्स में हम लगाते हैं एम्पलीफायर, लेकिन वो ट्रांजिस्टर का यूज करके लगाते हैं, बट कुछ ना कुछ पार्ट यहाँ पर भी दिखा दी। क्लियर है? तो फिलहाल तुम्हें समझ में आ गया कि ये सर्किट कहाँ पर यूज हो सकता है, वोल्टेज एम्पलीफायर एम्पलीफायर के लिए। चलो अब ये सर्किट क्वेश्चन है, अपने आप करो इसको। तो जब भी फ्रीक्वेंसी याद रखना नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए तो कंडीशन क्या होगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की। ये बात नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब वही, नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब सर्किट की जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उसके बारे में बात हो। या ऐसे बोल के अच्छा लगेगा तो ऐसी बात अभी तुम्हें आगे क्लियर होगी ये बात जब मैं अभी रेडियो वाला एग्जांपल दूंगा, बट फिलहाल इतना समझो कि जब सप्लाई की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की इक्वल है तो कौन सी कंडीशन की बात कर रहा है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो खुद करो ट्राई एक बार इस क्वेश्चन को, 2 या 3 मिनट लो अच्छे से, उसके बाद बात करना। जिसका हो जाए हैंड रेस करना फटाफट। गिवन चीजें लिखो और उसके बाद जो चीज चाहिए उसका फॉर्मूला लिखो, और फिर मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा इसी के अंदर। किसी का हुआ? सो मत जाना भाई। सर नहीं सोए। किसी का भी हो जाए तो हैंड रेस करो फटाफट। पावर का फॉर्मूला मैंने रिवाइज नहीं कराया आज तुम्हें, लेकिन तुम सबको बता रखा है पावर का फॉर्मूला। एसी के केस में कल पिछली बार कंपेयर करके बताया था मैंने, क्या फॉर्मूला होता है पावर का। तो v square upon z वेरी गुड। लेकिन वो Z होता था कब, जब पूरा आरएलसी सर्किट की बात कर रहे थे, लेकिन अब Z किसके इक्वल हो जाएगा जब रेजोनेंस है। r कह रहा था। बस आंसर खत्म। जिसको ये समझ में आ गया वो सोल्व कर सकता है, फटाफट करो। हुआ किसी का? सर चलो 10 तो नहीं आएगा? क्या आ रहा है? 10 10 आ रहा है, चेक करते हैं। आंसर 10 एम्पियर तो करंट आ रहा है बच्चे। चलो चेक करते हैं बच्चे। सिंपल सी बात है, तुमको निकालना क्या है, कंडीशन कौन सी दे रखी है 100%। रेजोनेंस वाली। पूछा है एवरेज पावर। पावर का फॉर्मूला तुम्हें पता है कितना होता है? हाँ बोलो। 200 चेक कर लेते, 2000 है शायद। पावर का फॉर्मूला होता क्या है? वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू में कोस फाइव, या और क्या होता है सर? वी स्क्वेयर आर एम एस अपॉन में जेड इंटू में कोस फाइव। कुछ भी लगा सकते हो ना, पावर वी आई भी तो पावर होता है और वी स्क्वेयर बाय आर भी पावर होता है। लेकिन इस केस में अगर ये फॉर्मूला यूज करूंगा तो क्या लिखूंगा? जेड की जगह क्या लिख दूंगा? सर r क्लियर है? मैंने ये फॉर्मूला क्यों लिखा, क्योंकि ये फॉर्मूला भी तुम यूज करोगे जब करंट निकालना होगा। अभी करंट नहीं निकालना ना क्वेश्चन में, यस सर। लेकिन हमें तो यही गिवन है। पावर फॉर्मूला है, पावर का लगा दो। अब कंडीशन रेजोनेंस की है तो जेड को लिख दिया आर, कोस फाइव किसके इक्वल लिख दूं? 1 के इक्वल। बाकी जो चीज है उसको सोल्व कर दो। वी स्क्वायर क्या है? वी स्क्वायर आर एम एस जो गिवन है वो आर एम एस ही है। कितना है? 200 मल्टीप्लाई बाय
दोस्तों मैंने बार बार बताया हुआ है, अगर ये एज लॉन्ग एज ये मेंशन नहीं है ना क्या है, तो इसको क्या ट्रीट करोगे, आरएमएस। अगर मेंशन हो पीक वैल्यू तो वी नोट बोल देना, लेकिन जब तक मेंशन नहीं है तो क्या है ये आरएमएस। RMS value अपॉन में आर कितना है बच्चों, 20 20 कॉल कर दो, कितना आ रहा है 2000 2000 पावर होती है वोट में, तो 2000 वोट। क्लियर है क्या सब कुछ? यस सर। yes sir. कुछ भी कंडीशन तुमने लगाने की देखी थी, सी दे रखा था, एल दे रखा था, किसी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि कंडीशन क्या है सर, रेजोनेंस की। किसी कंडीशन है रेजोनेंस की। अगेन ये क्वेश्चन भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी कुछ खास बात नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं अलग अलग तरीके से सोल्व कर सकता हूँ। देखो कैसे, अगर इस क्वेश्चन में मेरे को पूछा होता आई की वैल्यू, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाता पावर का, ये वाला। क्लियर है? तो आई आर एम एस मैं आगे बता देता हूँ, आई आर एम एस की वैल्यू क्या आ जाती, कैसे निकालते हो सर्किट में, अगर रेजोनेंस की कंडीशन है तो वैसे आई आर एम एस क्या होता, वी आर एम एस डिवाइडेड बाय जेड, यही होता है ना, वी बाय आर। लेकिन अब क्या हो जाएगा रेजोनेंस के लिए, जेड किसकी, अपॉन आर। upon R वी आर एम एस कितना है बच्चे, वी आर एम एस कितना है 200, 200 आर कितना है 20 तो आई आर एम एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्लियर है क्या? यस सर। चाहो तो तुम इससे भी सोल्व करके देख लो पावर। वी आर एम एस अभी अभी आया 200, आई आर एम एस निकाला है कितना 10, कोस फाई तुम्हें पता है रेजोनेंस के लिए कितना होता है 1, तो पावर याद भी क्या आ गई। क्लियर है? तो कोई भी फॉर्मूला यूज करोगे आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। कंसेप्ट पता होना चाहिए बस, और अगर आई आर एम एस पूछा होता तो वो मैंने तुम्हें बता दिया कैसे निकालना है। क्लियर है? Yes sir. इसी क्वेश्चन में अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो क्या लिखोगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, कैसे निकालोगे, क्या फॉर्मूला लिखूं, 1/2 pi under root L वेरी गुड। 1.5 क्या हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट एल, तो 1/2 पाई लिख दूंगा, एल की वैल्यू अब यूज हो जाएगा, एल की वैल्यू का 1.5 की वैल्यू 35 और सी की वैल्यू हो जाएगी 35 माइक्रोफैराड। क्लियर है क्या? और सिंपल फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज पूछा होता तो क्या लिख देता, 1/√2 पाई आता है, 1/√3 L ओमेगा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कुछ तुम्हें समझ अलग सा नहीं लिख रहा, मैं लिखे जा रहा हूँ तुम लोग कुछ बोल ही नहीं फिर रहे। आपने उल्टा लिख दिया है। बिल्कुल, F और ये ओमेगा किसका फॉर्मूला है, ये हर्ट्ज एफ का, यानी किसके अंदर आंसर आएगा हर्ट्ज, और ये किसका फॉर्मूला है ओमेगा ओमेगा, यानी किसके अंदर आएगा रेडियन पर सेकंड। तो इस अब कोई बच्चा होगा ऐसा वो ऐसे लिखेगा 1.5 इंटू 35 माइक्रोफैराड, वो गलत करेगा, क्योंकि इसी इक्वेशन में तुम सोल्व कर चुके हो, तो इसी आंसर को किससे मल्टीप्लाई कर देना ये निकालने के लिए। अगर तुम्हारे पास एफ है उससे ओमेगा नहीं निकाल सकते, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे सीधा 2 पाई से 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ, तो एफ है तो ओमेगा निकालने की जरूरत ही नहीं है, किससे मल्टीप्लाई कर दो सीधा 2 पाई से। डन है? इस क्वेश्चन को कैसे Yes, कैसे sir. पूछा जा सकता है, समझ में आ रही है क्या बात? यस सर अगर इस Yes, चीज sir. के अंदर पूछ लेता बताओ एक्स सी की वैल्यू क्या है, तो कैसे निकालते, सिंपल कैसे निकालते एक्स सी 1/ओमेगा सी, और ओमेगा अभी अभी तुम निकाल के आए हो ना पीछे, यस सर है ना, तो ओमेगा सी। Yes, अब फिर पूछ लेते एक्स एल की वैल्यू, सर वो भी सेम ही होगी। सेम ही आती ना, सेम ही आती, Yes, sir. क्योंकि एक्स ही निकाल दिया तो रेजोनेंस की कंडीशन है, तो एक्स सी किसके इक्वल होना चाहिए, XL क्लियर है? उसमें ज्यादा Yes. दिमाग मत लगाना कि एक्सएल का अलग से फॉर्मूला एक्स सी का अलग से फॉर्मूला। क्लियर है?
तो ऐसे ऐसे ये Yes, सारे sir. क्वेश्चन Yes, पूछ sir. सकते हैं इसी क्वेश्चन से। आओ, हमने बाकी इस पे ज्यादा फोकस करना नहीं, अब इसके ऊपर इतने क्वेश्चन नहीं करेंगे हम। आओ अब एक और नया चीज देखते हैं, क्वालिटी फैक्टर। क्या होता है क्वालिटी फैक्टर? नाम से ही डिसाइडेड है इसके, क्वालिटी है ना, जो क्वालिटी डिसाइड करे सिग्नल की मान लो या किसी भी चीज की। अभी बताऊंगा कैसे। हमारे पास एलसीआर सर्किट है बच्चों, है ना। हमने एक ग्राफ बनाया हुआ है, आप सबको याद हो तो, अभी अभी जो बनाया था। Yes, sir. करंट कैसा आता था इस पे? मैक्सिमम। ऐसा कुछ था। Yes, sir. ये करंट मैक्सिमम हुआ करता था और ये फ्रीक्वेंसी होती थी ओमेगा नॉट, है ना। ऐसा ही एक और ग्राफ बना दो। समझ रहे हो? Yes, sir. मुझे ये समझ नहीं आ रहा तो मैं अलग से बना दूंगी। चलो पहले हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। यहां तक है हमारे पास, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर को हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं, पहले इसको डिस्कस। ये करंट कैसा करंट है सर? Maximum. आई नोट लिख देता हूँ, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ सर, मैंने तुम्हें बताया था कि सिर्फ यहाँ पे नहीं, इससे नीचे आ जाऊं। ये पॉइंट मैक्सिमम का है इसलिए एम बोल दिया। ये पॉइंट मान लेता हूँ ए और ये पॉइंट मान लेता हूँ बी। सर यहाँ पर जो करंट है ना, मैं उसको भी डिफाइन कर रहा हूँ आई नोट बाई रूट 2 ए पॉइंट पे, और बी पॉइंट पे भी फिर कितना होगा? आई नोट बाई रूट 2। यानी ए पॉइंट पे जो करंट है वो मैक्सिमम का कितना है, कितने टाइम्स? रूट 2 टाइम्स कम, 2 टाइम्स कम है, ठीक है। ये क्यों लिया अभी बात करेंगे, बट फिलहाल समझ में आ रहा है। ये अभी मैं रब भी कर दूंगा तो भी टेंशन मत लो इसकी, ये ठीक है। बस मैंने लिखा हुआ है ए और बी। बच्चे अब ये क्या होता है सर, मैक्सिमम करंट। तो ये जो पीक वैल्यू है, यहाँ पर करंट है मैक्सिमम और इस फ्रीक्वेंसी को बोलता हूं ओमेगा नॉट, और ओमेगा आर बोलो। और ये फ्रीक्वेंसी होती क्या है? Resonance frequency. अब तुम एक एग्जांपल को डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल से पढ़ सकते हो। तुम टीवी के एग्जांपल से पढ़ सकते हो, तुम रेडियो के एग्जांपल से पढ़ सकते हो। बुक्स में तुम्हें ज्यादातर रेडियो का एग्जांपल मिलेगा क्योंकि वो रिलेट करना बहुत ज्यादा आसान रहता है। तो तुम रेडियो के एग्जांपल से भी समझो। एफएम सबने सुना हुआ होगा, राइट? Yes, Yes, sir. sir. तुम देखते हो 92.7 एफएम है, फिर उसके बाद क्या आ जाता है, मान लो 102.8 एफएम है, मैं कोई भी वैल्यू ले रहा हूँ। लेकिन तुमने 92.7 के बाद कभी 92.8 सुना है? होता है? No, sir. 92.9 भी No, नहीं होता, 92.6 भी नहीं होता, नहीं होता ना। या तो फिर No. 92.7 से आएगा, उससे पहले जो पहले हुआ करता था वो 91 पॉइंट कुछ होता था, फिर 92 के बाद आता था 93.5 एफएम, ऐसा कुछ था, फिर सीधा 102 आता था, है ना। ऐसा क्यों होता है कि 92.7 तो है लेकिन 92.8 नहीं है. या 92.6 नहीं है? ऐसा क्यों होता है? देखो, इसके लिए हम समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। ये वर्क करता है कौन से कंडीशन पे? रेजोनेंस की कंडीशन पे। रेजोनेंस में क्या होता है सर, बाहर की फ्रीक्वेंसी और मेरी सर्किट की फ्रीक्वेंसी दोनों क्या हो जाती है? मैच हो जाती है। क्या हो जाती है? मैच हो जाती है। जैसे एक क्वेश्चन करा था ना अभी, मैंने बताया था ये वाला, देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इक्वल्स द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। आर वाली फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। वेट, अभी सुनो, यहाँ पर हम पुराने जमाने वाले रेडियो भी समझ लो, उससे भी समझ लोगे, और अब के तुम एफएम से भी समझ लो, दोनों में सेम चीज है। ऐसा था हमारा रेडियो हुआ करता था, है ना, पहले। ये मान लो सारे चैनल्स हैं, ये सारे क्या हैं? चैनल्स की लिस्ट है। यहाँ पे 92.7 भी है, 93.8 भी है, 105 सब कुछ है, ठीक है। यहाँ पर क्या है सर, ये कुछ भी डिजाइन वगैरह बना रखा है इन्होंने, और यहाँ पर क्या है, इसकी नोब दे रखी है। क्या दे रखा है? नोब। नोब मतलब वो जिस चीज को तुम ऐसे रोटेट करोगे तो चैनल चेंज नहीं हो जाता। Yes, sir. रोटेट करते हो तो चैनल चेंज हो जाते हैं, आगे पीछे करते हो,
और इन सबको कैच करने के लिए सिग्नल को तो एक क्या लगा दे इस पे, एंटीना। एंटीना। तो ये हमारा FM हो गया। ऐसा ही होता था ना कुछ, यस सर। है ना। Yes, ये sir. होती है हमारी नोब। नोब तो ये क्या करता है सर, चेंज करता है। अभी मैंने बताया भाई हमारे ऊपर तो मतलब जितने भी सिग्नल जा रहे हैं EM वेव्स की फॉर्म में वो 92.7 के भी हैं, 102.8 के भी हैं और 93 पॉइंट कुछ के भी हैं, समझ लो। तो 92.7 की मान लो जो यूनिट की फ्रीक्वेंसी की यूनिट है वो कितनी है, मैं दो को कंसीडर करता हूँ। मान लो जो मैं कुछ भी मान रहा हूँ, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज है। 92.7 FM वालों ने फ्रीक्वेंसी खरीद रखी है, कौन सी फ्रीक्वेंसी, 3 की फ्रीक्वेंसी, 3 यूनिट की फ्रीक्वेंसी। और फिर इसने कौन सी खरीद रखी है, मान लो 5 units. 5 यूनिट की फ्रीक्वेंसी। इन्होंने अपना स्पेक्ट्रम खरीद लिया, स्पेक्ट्रम नहीं बोल रहा अभी, मैं सिर्फ फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ, स्पेक्ट्रम वर्ड का भी यूज करूंगा, बताऊंगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है सर, यहाँ से अब एंटीना ने तो सारी कैच करी है, 92 पॉइंट की भी, 3 वाली भी, मान लो 5 वाली भी, और 3 से पहले कुछ आई होगी मान लो 1 वाली भी, और 7 वाली भी, सारी कैच कर रहा होगा एंटीना तो, है ना। लेकिन हमारा जो सर्किट है वो एम्पलीफाई, वो करंट मैक्सिमम सिर्फ किसके लिए शो करेगा, जब कौन सी फ्रीक्वेंसी के लिए, जो हमारे सर्किट के साथ मैच हो, कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी वो, Resonance frequency. तो हमें सिर्फ वो आवाज सुनाई देगी जिसके लिए करंट क्या होगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम। तो वो अब कैसे चेंज होगा सर, वो मैं डिसाइड करूँ, क्योंकि तुम नोब हिला रहे हो ना, नोब हिलाने से ही तो चैनल चेंज हो रहे हैं ना, वो नोब हिलाने से क्या हो रहा है वो देखो, ये बुक्स में मिल जाएगा तुम्हें एग्जांपल। देखो हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई अंडर रूट, या 1 बाय, इसका ओमेगा की बात कर रहा हूँ तो 1 बाय अंडर रूट एलसी। यही होता है क्या, पक्का यही देखा था ना हमें, 2 पाई एफ का 1/2 पाई की फॉर्म में और ओमेगा सिंपल। तो देखो अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है, मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी को, लेकिन फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए क्या मेथड है, या तो एल या सी। तो मैं इस नोब से क्या चेंज कर रहा हूँ बच्चे, सी चेंज कर रहा हूँ। तुम्हारी जो ये जो FM में जो नोब है उससे तुम क्या चेंज करते हो बच्चे, जो तुम आगे पीछे करते हो, इसका मतलब तुम सर्किट, जो LCR सर्किट लगा हुआ है इसके अंदर तुम क्या चेंज कर रहे हो, सिर्फ उसकी कैपेसिटेंस। तो जैसे तुमने सी को चेंज किया, कैपेसिटेंस को तुमने चेंज किया, तो क्या चेंज हो गई उस सर्किट की, फ्रीक्वेंसी। तुमने चेंज करते 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 तुम पहुंच गए 3 यूनिट पे। जैसे ही 3 यूनिट हुई, एंटीना तो सारी ले रहा है ना, 3 यूनिट वाली मेरी सर्किट की 3 यूनिट, बाहर से सप्लाई कौन सी आ रही है, ऊपर से भी एंटीना से भी कौन सी आ रही है, 3 की भी, 5 की भी, 1 की भी, 2 की भी। लेकिन एंटीना अब आगे एम्पलीफाई किसको होगी, पूरे सर्किट किसको एम्पलीफाई करेगा, जो मैचिंग फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट से कोरस्पॉन्डिंग जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और आवाज कौन सी आएगी, सिर्फ 3 यूनिट वाली। और 3 यूनिट किसके कोरस्पॉन्डिंग थी, कौन से FM के थी, कौन सा रेडियो स्टेशन था, 92.7। मेरे को सुनाई आवाज किसकी देगी, सिर्फ और सिर्फ 92.7। ऐसे ही मैंने नोब हिलाई तो मैंने कैपेसिटेंस की वैल्यू और क्या कर दी, चेंज कर दी। मैंने कैपेसिटेंस की वैल्यू और चेंज कर दी, घूमते 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 मैं 5 पर आ गया। तो बाहर से एंटीना के पास तो 5 भी है, अब कौन सी फ्रीक्वेंसी मैच होगी, 100। तो मेरे को कौन सा रेडियो स्टेशन सुनाई देगा, 102.8 वाला, अब 92.7 वाला नहीं। तो ऐसे ही मैं फ्रीक्वेंसी को कम भी कर सकता हूँ, ज्यादा भी कर सकता हूँ। मैं किसको चेंज कर रहा हूँ लेकिन पूरे सर्किट में, कैपेसिटेंस। हाँ हैरी कुछ पूछ रहे थे, सर गलती से हुआ था, माइक ऑन कर कोई रहा था, बात सॉरी। नहीं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, तो आगे चलते हैं। हाँ तो ठीक है, बट सर अब आंसर, हाँ केशव सर, तो अगर ऐसे एक यूनिट फ्रीक्वेंसी भेजने लगता तो हजारों फ्रीक्वेंसी भेजनी पड़ जाएंगी। समझ नहीं आई मुझे, क्या बोल रहे हो सर, ऐसे तो हजारों फ्रीक्वेंसी भेजनी पड़ जाएंगी अगर एक एक यूनिट ही खरीद सकते हैं तो। एक यूनिट नहीं खरीदी ना, हाँ एक यूनिट तो खरीदी नहीं पहली बात, और हजारों हम थोड़ी खरीदेंगे। 92.7 जिसका है चैनल वो खरीदेगा, ऐसे ही 102.8 जिसका चैनल है वो खरीदेगा। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के मेरा कब्जा हो गया। ऐसे ही तो होता है, तुम डिश लगाते हो, जब तुम चैनल चेंज करते हो, ZTV वाली फ्रीक्वेंसी होती है तो ZTV के चैनल लगते हैं। ZTV ने अपना फ्रीक्वेंसी का ब्रॉडबैंड ले रखा है, मतलब अपना पूरा बैंडविड्थ, क्या होती है बैंडविड्थ अभी पढ़ेंगे, पूरी बैंडविड्थ ले रखी है।
तो जी टीवी ने अपना कर रखा है कि इस फ्रीक्वेंसी से इस फ्रीक्वेंसी तक जी न्यूज का चैनल है, इस फ्रीक्वेंसी से इस फ्रीक्वेंसी तक जी टीवी का चैनल है, इस फ्रीक्वेंसी से इस फ्रीक्वेंसी तक आगे जी के और चैनल है, जी सिनेमा आ गया, है ना। ऐसे ऐसे फ्रीक्वेंसी है, सबने अपनी अपनी खरीद रखी है। ऐसे ही स्टार प्लस की फ्रीक्वेंसी समझ में आ रही है तुम्हें, अलग अलग है। क्लियर है केशव? तब वो अपने Yes, किसी sir. पर्टिकुलर एरिया हाँ, की लेते हैं कि क्या पूरे कह रहे हो? वर्ल्ड की लेते हैं? अगर कोई क्या कह रहे फ्रीक्वेंसी पेटेंट कराता है ना, तो वो पूरे वर्ल्ड में कराता है कि सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में वो कराता डिपेंड करता है तुम्हारा कैसा चैनल फेमस है। अब मैं स्टार उत्सव की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल छोटे छोटे चैनल, वो तो सिर्फ इंडिया में आ रहे हैं ना। हो सकता है अगर सारी जगह आ रहे हो तो पूरे के लिए हो जाएगा। अब डिस्कवरी चैनल है जो हर जगह होता है ना, डिस्कवरी चैनल हर Yes, sir. जगह। Worldwide. हाँ, तो वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग हिसाब है, ठीक है। लेकिन जो लोकल चैनल है, मराठी चैनल है कोई, वो फेमस नहीं है बाहर कहीं मान लो, तो वो सिर्फ यही है। क्लियर है? वही भाई, है। जैसे न्यूज़पेपर्स होते हैं वैसे ही चैनल्स होते हैं, है ना। एक पोपट लाल का तूफान एक्सप्रेस है और एक टाइम्स ऑफ इंडिया है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया तो हर जगह जा रहा है, लेकिन पोपट लाल तो सिर्फ गोकुल धाम में ही भेजता है, मैंने तो आज तक वहीं देखा है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट है, वैसे ही रेडियो स्टेशन के हैं डिफरेंट डिफरेंट कास्ट। अब देखिए, लेकिन यहाँ तक समझो, हमारा आंसर अभी भी नहीं आया। अभी तो हमने ये समझा कि सर कैसे हमें आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन हमारा क्वेश्चन था कि 92.7 तो होता है, लेकिन 92.8 एफएम तो नहीं होता। ये अगर ओनर ए का एफ चैनल है, क्या है इस ओनर का नाम? ए। 92.8 अलग से ओनर आ जाए, 92.8 कहे ओनर बी, तो उसने क्या खरीद लिया अगर 92.8, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ओनर बी को 92.8 नहीं मिलेगा, ऐसी ओनर बी को 92.6 भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये भी किसके पास ही रहेगी, इसका राइट भी चैनल ए के पास। 92.7 क्यों? क्यों सर? देखो, मैंने तुम्हें ए और बी 2 पॉइंट बताए थे ना, है ना। अब इसको A1 और A2 ले लो, ताकि बी को तुम बी ओनर के साथ ना मिक्स कर दो, इसको A2 बोल दो। क्यों बोला सर मैंने ये? तुमने कहा करंट सिर्फ उसी को मैक्सिमम करेगा जिसके साथ हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मैच हुई, क्योंकि करंट वहां पर मैक्सिमम होता है। लेकिन तुम देखो, करंट मैक्सिमम यहाँ पर है, ए पॉइंट पर भी करंट की वैल्यू कुछ कम नहीं है, अच्छी खासी है, I0/√2 है। यहाँ पर जाके तो चलो बहुत कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे आसपास इतने रीजन तक तो करंट की वैल्यू सही रहती है। मतलब बहुत ज्यादा कम तो नहीं हुई ना, A1 पॉइंट पर, A2 पॉइंट पर। तो वहां पर भी अब मेरी नोब जो थी पहले 3 यूनिट्स पे थी, 3 की जगह वो हल्की सी भी चेंज करके 3 पॉइंट कहां पर आ जाए, सपोज कर लो 2.8 पर आ जाए, या 3 यूनिट की जगह कहां आ जाए, 3.2 पर आ जाए। 3 यूनिट पे तो कौन है, 92.7, हल्की सी भी मेरे से चेंज हो जाए तो 3.2 की जगह 3 की जगह क्या हो जाए, 2.8। कोई बंदा है जो शो सुनता है हमेशा 92.7 बिग एफएम, उसको फेवरेट चैनल है, तो वो लगाते लगाते कहां पर पहुंच गया, 3 यूनिट्स पे, और उसका 92.7 एफएम लग गया पहले दिन, दूसरे दिन भी लग गया। लेकिन उसने तो सिर्फ कौन सा चैनल सुनना है, 92.8 वाला। 92.7 चैनल सुनना है। वो परसों भी आया, लेकिन परसों उससे ना हल्की सी नोब हिल गई, हल्की सी नोब हिलते ही 3 यूनिट की फ्रीक्वेंसी की जगह कितना हो गई फ्रीक्वेंसी, 3.2। उस टाइम अगर ओनर बी के पास होता तो ओनर बी की बल्ले बल्ले हो जाती ना, तो वो अपना चैनल सुना देता, उसको हल्की सी फ्रीक्वेंसी होती। ऐसी उससे अभी कस्टमर से 93 यूनिट की जगह क्या हो जाए, 2.8 हो जाए। बंदा तो सुनना चाहता था 92.7, लेकिन उसको सुनाई कौन सी देने लग जाएगी, 92.6 एफएम मान लो, है ना। बट ऐसा पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो उस फ्रीक्वेंसी पर 92.7 की भी वैल्यू होगी थोड़ी थोड़ी, तो उसको मर्जिंग सुनाई देगी, मतलब 92.7 की भी आवाज आएगी और 92.6 की भी आवाज आएगी। तो थोड़ी थोड़ी उसकी आवाज आएगी, थोड़ी थोड़ी उसकी आवाज आएगी, तो क्लैरिटी बन पाएगी क्या ढंग से? नो सर। पाएगी ना। इसीलिए कहते हैं कि अगर तुम 92.7 हो, एम पॉइंट पर हो, तो वहां पर तुम्हें ये आवाज भी आएगी। अगर 2.8 पर आ गई, तब भी वो चैनल किसके पास ही रहेगा, 92.7 के पास ही रहेगा। वहां पर भी तुम्हें आवाज किसकी ही आएगी, 92.7 की। थोड़ी सी आगे बढ़ जाओ, तब भी किसकी आवाज आएगी, 92.7। तो ये पूरा, यहाँ से थोड़ा सा और नीचे चले जाओगे, अब हाँ, अब ये फ्रीक्वेंसी किसी और को मिल सकती है, ये फ्रीक्वेंसी किसी और को मिल सकती है, ठीक है। ऐसी नीचे वाली फ्रीक्वेंसी किसी और को मिल सकती है, लेकिन ये वाली नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर पूरा ब्रॉड, पूरा ये जो पार्ट है, देखो मैक्सिमम, इस पार्ट का मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 3.2, और मिनिमम कितनी है, 2.8।
तो देखो यहाँ पर भी करंट की वैल्यू होगी कुछ ओमेगा। यहाँ बहुत अच्छी आवाज कब सुनाई देगी, जब फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट मैच होगी, यानी एम पॉइंट पर। लेकिन थोड़ा सा कम जाते ही, फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी भी कम हो गई तो आवाज तो आएगी लेकिन उतनी अच्छी नहीं आएगी, लेकिन होगा अभी भी कौन सा एफएम, 92.7। तो ये वैल्यू ओमेगा A1 बोल दूं, जो कि ओमेगा आर से थोड़ी सी क्या है, कम है। अच्छा, यहाँ पर जो वैल्यू है ओमेगा A2 बोल दूं, जो कि ओमेगा आर से क्या है, थोड़ी सी ज्यादा। इन दोनों पॉइंट पर मेरी वैल्यू क्या होगी, करंट की कम होगी थोड़ी सी, लेकिन अभी भी एफएम कैसा ही रहेगा, 92.7 रहेगा। तो ये पूरा ब्रॉड कहां से कहां तक है, ये रेंज A1 से लेकर A2 तक। ये जो पूरा रीजन है इसको बोलते हैं बैंड विड्थ। क्या बोलते हैं, बैंड विड्थ। A1 से लेकर A2 तक, मतलब 92.7 की बैंड विड्थ इतनी है कि 2.8 पे जाओगे तब भी उसकी आवाज आएगी, और मैक्सिमम आवाज कब तक सुनाई देगी उसकी, 3.2 तक। 3.2 से नीचे जाओगे तो तुम्हें 92.7 सुनाई नहीं देगा। तुमने देखा भी होगा जब तुम नोब हिलाते हो एफएम की, एफएम अभी भी कोई सुनता है, चाहे टीवी पे सुनता है, ज़ की आवाज आती है ना, ऐसे आराम से आती है ना, एग्जैक्ट आवाज नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, तो उसके रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी से थोड़ा सा भी कम हो जाए तो आवाज तो आएगी 92.7 की, लेकिन आवाज क्लियर नहीं होगी। क्योंकि क्लियर आवाज तभी आएगी जब करंट मैक्सिमम होगा, और उसके लिए मैक्सिमम के लिए एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? तो बैंड विड्थ ये चीज होती है कि मेरा रेंज कहां तक फैला हुआ है, इसको बोलते हैं बैंड विड्थ। और इसका फॉर्मूला भी तुम दिमाग में रख लो, उसको डराइव नहीं करना हमें, पर मैं तुम्हें फॉर्मूला बता देता हूँ बैंड विड्थ का। बैंड विड्थ कैसे निकालोगे तुम खुद बताओ। अगर ओमेगा ए की वैल्यू है मान लो मेरी 3 या 2.8 है, और ये 3.2 है, इनकी बैंड विड्थ कितनी हो जाएगी, 3.2 में से क्या माइनस कर दो, 2.8। तो ये इसकी बैंड विड्थ हो जाएगी। यानी अगर ये ओमेगा A1 था तो ओमेगा A2 में से क्या माइनस कर दिया, ओमेगा A1। इसी को बैंड विड्थ बोलते हैं। और जब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे ओमेगा की फॉर्म में, तो हमने ड्राइव नहीं करना, तो बस याद रख लो, इसका आंसर आएगा R/L। क्या आएगा, R/L। R क्या है, रेजिस्टेंस, और L क्या है, इंडक्टेंस। ठीक है, क्लियर है सबको। बैंडविड्थ का मतलब क्या है, किसी को कोई डाउट? अब लास्ट पॉइंट देखो क्या, अब दो ग्राफ बन सकते हैं, देखो दिख रहे हैं दोनों ग्राफ? यस सर। क्या फर्क है दोनों ग्राफ में? देखो, अगर मैं करंट मैक्सिमम पूछूं तो किस में है, रेड में या ग्रीन में? रेड वाले। तो जितना, और शार्प पीक भी किसकी है, रेड वाले। तो ये करंट है, नीचे ओमेगा है, तो शार्प पीक करंट ज्यादा, और इसी को बोलते हैं, इसका क्वालिटी फैक्टर क्या है, ज्यादा है। जितनी ज्यादा पीक शार्प दिखेगी तुम्हें, उतना ज्यादा क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, हाई होगा। करंट भी तुम्हें दिख रहा है, उसका इम्पर क्या है, ज्यादा है। क्लियर है? तो ग्रीन वाले का क्वालिटी फैक्टर क्या है, कम है। लेकिन हम इसको डिसाइड कैसे करेंगे? एक तो ऐसी चीज, वैसे देसी भाषा में बिल्कुल एग्जैक्ट रिलेट मत करना, एग्जैक्ट किससे करना है वो भी बता दूंगा, लेकिन दिमाग में बैठ जाएगी ये चीज। एक तो ऐसा चैनल आ रहे हैं तुम्हारे पास, एक तो ऐसा प्रोवाइडर है तुम्हारे पास कि वो सारे चैनल दे रहा है तुम्हें, लेकिन साफ कोई भी नहीं है। एक बंदा ऐसा है जो तुम्हें कम चैनल देख रहा है, लेकिन सारे के सारे HD क्वालिटी के दे रहे हैं। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो एक जो ऐसा है जो सारे के सारे चैनल दे रहा है, लेकिन साफ कोई भी नहीं है, सारे के सारे चैनल दे रहा है, मतलब सारी फ्रीक्वेंसीज दे रहा है, उसकी बैंडविड्थ क्या है, ज्यादा है, लेकिन साफ कोई भी नहीं है, यानी उनकी क्वालिटी क्या है, कम। एक कह रहा है कि चैनल तो इतने से ही दूंगा, लेकिन क्वालिटी सबको बढ़िया दूंगा, तो उसकी बैंडविड्थ क्या है, कम। लेकिन क्वालिटी फैक्टर क्या है, ज्यादा। तो तुम यहाँ से भी देखो, इसके लिए करंट मैक्सिमम होगा यहाँ पर,
आई नोट। तो और वो A1 और A2 पॉइंट इसके यहाँ होंगे ना, A1 यहाँ पर और A2 यहाँ पर, जहां पर करंट क्या होता है आई नोट का कितना टाइम्स, आई नोट ऐसे ही। तो इसकी बैंडविड्थ ये हो गई क्या कुछ यस सर। इतनी सी। ऐसे ही सेकंड केस में देखो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो ये है सर, इसका जो नीचे वाला A1 पॉइंट है ये है, A2 पॉइंट ये है ना, थोड़ा सा मैंने दूर दूर कर दिया बट कोई बात नहीं। इसकी बैंडविड्थ देखो क्या है, इसकी बैंडविड्थ ज्यादा है। ज्यादा है ना। ब्लू वाले की बैंडविड्थ क्या है, ज्यादा तो बैंडविड्थ ज्यादा किसकी है, ब्लू वाले की। उसका शार्पनेस भी क्या है, शार्पनेस क्या है लेकिन कम कम। कम तो उसका क्वालिटी फैक्टर क्या हो गया, कम हो गया। तो बैंडविड्थ ज्यादा तो क्वालिटी फैक्टर, बैंडविड्थ ज्यादा है ना इसी, हमने क्यों कर दिया, ज्यादा करें ना। तो बैंडविड्थ अगर ज्यादा है तो क्वालिटी फैक्टर भी क्या है, क्वालिटी फैक्टर क्या है, कम बैंडविड्थ ज्यादा तो क्वालिटी फैक्टर कम। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इतनी बात समझ में आ रही है क्या, सिर्फ उस केस में बात करो जब बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर के बीच में रिलेशन देखा हूं, सिर्फ वो। और भी चीजें होती है डिटरमाइन के लिए, बट फिलहाल इतना समझ में आ रहा है, जिसकी बैंडविड्थ ज्यादा उसका क्वालिटी फैक्टर कम। किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो, अगर मैं बात करूं क्वालिटी फैक्टर के लिए एक फॉर्मूला होता है बच्चे, क्यू से लिखते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय उसकी बैंडविड्थ। तुम्हें पता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जितना उतना ही क्या होगा करंट, उतनी ही पीक शार्प हो सकती है मेरी चाहूं तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी फैक्टर एक दूसरे से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन अभी अभी देखा बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर एक दूसरे के क्या है, नीचे आया, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऊपर आया। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अगर ये सारी टर्म्स में ओमेगा के लिए बात करूं तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा के लिए कितनी, मतलब ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√, एलसी और बैंडविड्थ का फॉर्मूला अभी पता चला है L/, R कहाँ लिखूं बच्चों, ऊपर। तो अब इसको सोल्व कर देते हैं सर, या R/L था, फिर R/L था, R/L था, क्योंकि जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस थी मैंने बात करी थी ना, बैंडविड्थ क्या होगा R/L। तो L कहाँ आ जाएगा ऊपर, जिसको याद नहीं है वो देख लो, देखो बैंडविड्थ लिखा भी हुआ है, क्या है R/L। तो देखो R/L। अब इसको सोल्व कर देते हैं। आओ, L को क्या लिख सकता हूँ ऊपर, √L मल्टीप्लाई बाय √L, नीचे क्या लिख सकता हूँ, √L मल्टीप्लाई बाय √C मल्टीप्लाई बाय L से L कट गया तो क्या बच जाएगा, 1/R बाहर, अंदर क्या बच जाएगा, √L/C। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, क्वालिटी। अगर तुम्हें इंडक्टेंस दे रही है, तुम्हें कैपेसिटेंस देख रही है, तुम्हें रेजिस्टेंस दे रही है, तो तुम उसका क्या निकाल सकते हो, क्वालिटी। अभी तक समझ में आया चीजों को कि कैसे कर रहे हैं, क्वालिटी फैक्टर होता क्या है, बैंडविड्थ क्या है, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे हैं, ग्राफिकली भी समझ लिया और वैसे भी। लेकिन अगर बैंडविड्थ में तुमसे हायर फ्रीक्वेंसी और लोअर फ्रीक्वेंसी पूछ ले, यानी ओमेगा A1 और ओमेगा A2, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, जब करंट क्या होगा सर, मैक्सिमम का √2 टाइम्स कम हो जाएगा, है ना, 1/√2 टाइम्स होगा। और ओमेगा R कब है, जब करंट क्या है, मैक्सिमम। क्लियर है ना सबको? यस सर। वैसे R/L की फॉर्म में भी कभी कभी पूछ लेता है इनकी वैल्यू, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर पूछे, ये मान लो ओमेगा, इसी में दिखा देते हैं, इसमें ये ओमेगा A1 की वैल्यू पूछे और ओमेगा A2 की वैल्यू पूछे, कैसे निकालोगे? तुम्हें पता है इस पूरे की वैल्यू क्या है, ओमेगा A1 से लेकर ओमेगा 2 तक की निकाली थी हमने, R/L। तो इस हाफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, R/2L। तो उस हाफ की क्या हो जाएगी, R/2L। दोनों 2L होंगे ना, तभी तो मिलके क्या हो जाएगा, R/L। R/2L और R/2L मिलकर R/L हो जाएगा। तो वैसे वो पूछ सकता है, बट जरूरत नहीं है इतनी।
तो ओमेगा आर में कितना ऐड करूं कि ओमेगा A2 तक पहुंच जाऊं? मैं ओमेगा आर पर हूं, मेरे को ओमेगा A2 तक की बात करनी है, तो मैं कितना ऐड कर दूं उसके अंदर? R/2L। R/2L। अगर ओमेगा आर से मैंने R/2L माइनस कर दिया तो मैं कहां पहुंच गया? ओमेगा A1। ओमेगा A1। समझ में आ रही है ना बात भाई? सिंपल सी बात है, 3 यूनिट से 3.2 तक पहुंचना है तो 0.2 ऐड कर दिया है, वहां पर 0.2 की जगह क्या बोल दिया? R/2L। बात खत्म। ऐसे 3 से 2.8 तक पहुंचना है तो वही R/2L की फैक्टर को पहले प्लस कर रहा था, अब क्या कर दूंगा? माइनस। क्लियर है? ये हमारे पास है बच्चे क्वालिटी फैक्टर। ये सब कैसे होते है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन और भी थे, अभी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके क्वेश्चन ज्यादा हैं तो सही, बट अभी नहीं करेंगे। लेकिन हमने इससे ज्यादा क्वेश्चन जो करने हैं वो ट्रांसफॉर्मर के करने हैं। इसको ज्यादातर ग्राफिकल पूछा जाता था, तो मैंने ग्राफ के बेसिस में सब बता दिया तुम्हें। फिर भी जो 1-2 क्वेश्चन होंगे वो हम कर लेंगे, लेकिन जो मेन क्वेश्चन है हमारे वो है ट्रांसफॉर्मर के। दिख रहे होंगे तुम्हें? ठीक है, ये ट्राई भी कर लेना, तुम आसानी से अभी भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन दिख रहा है? क्वालिटी फैक्टर निकालना है, आराम से मिल जाएगा ना। एल भी दे रखा है, सी भी दे रखा है और आर भी दे रखा है, कोई बच्चों वाला खेल है ये तो मैं इसलिए क्वेश्चन नहीं करा रहा, क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्मूला तुम्हें साफ दिख ही रहा है। दिख रहा है? हमने अभी निकाला है जो 1/r × L/। यस ठीक है। इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, समरी फिर छुट्टी। देखो, RLC सर्किट के बारे में हमने बात किया, उसके बाद हमने आज बात किया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। जब XL किसके इक्वल हो जाता है? एक्सी के cos फाई किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। Z किसके इक्वल हो जाएगा? आर I नोट किसके इक्वल हो जाएगा? V नोट बाय R। और करंट एंड वोल्टेज दोनों किस में हो जाएंगे? सेम फेज में हो जाएंगे। ये सब बात होती थी किसकी? रेजोनेंस की। और रेजोनेंस ये कब होगा? जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? ओमेगा की वैल्यू 1/√LC। और हर्ट्ज की मैं बात करूं तो 1/2 इसी के अंदर हमने बात की आज क्वालिटी फैक्टर के बारे में बच्चों, या बैंडविड्थ के बारे में पहले बात कर ले। बैंडविड्थ क्या होगा सर? R/L ओमेगा A2 माइनस ओमेगा A1 किसके इक्वल था? R/L के। और हमने बात करी सर क्वालिटी फैक्टर की। क्वालिटी फैक्टर जो है वो किस पे डिपेंड करता है? शार्पनेस कर्व की। कितनी शार्पनेस? जितनी ज्यादा शार्पनेस उतनी ज्यादा उसका क्वालिटी। और क्वालिटी फैक्टर जितना ज्यादा, यानी जितना ज्यादा क्वालिटी फैक्टर कम हो अगर, तो बैंडविड्थ यानी उसकी क्या होगी? हमेशा जरूरी नहीं है, बट अभी अगर हम सिर्फ इन दोनों को केस कर रहे हैं तब की बात कर रहे हैं हम, है ना। वैसे तो जनरली यही हमारे लिए फॉलो रहेगा। तो मैं बोल दूं अगर बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर एक दूसरे के क्या होंगे? इनवर्सली। वैसे क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला लिखूं तो क्या होता है सर? बैंडविड्थ वो तो ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन में बैंड। और वो क्या है सर? 1/√L/R। क्लियर है क्या सबको? ये अभी तक का काम खत्म हो गया हमारा। सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक पता है, रेजोनेंस। इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन भी हो जाएंगे क्वालिटी फैक्टर के, लेकिन जो मेन टॉपिक है हमारा वो क्या है? रेजोनेंस, सॉरी ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। और हमारा फिर खत्म है। और जो छोटे मोटे टॉपिक्स हमारे जो रह जाएंगे उसको भी हम नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे, पूरा ये चैप्टर खत्म। उसके बाद हम ड्यूअल लेयर स्टार्ट करेंगे। हमको स्टार्ट तो करना था EM वेव्स, बट हम ड्यूअल लेयर पहले कर लेंगे। ठीक है? यस सर। ओके बच्चे, किसी को कोई डाउट है? 9:30 बजे मिलते हैं बच्चे क्लास में। आज एक्स्ट्रा क्लास है ना? तो देखते हैं कि कितना हो पाएगा आज, उतना ही करेंगे, क्योंकि 11th का पोर्शन है ना, तो जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना करेंगे, वरना हम छोड़ेंगे नहीं इसको। नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? एक्स्ट्रा क्लास रहने दो आज। एक्स्ट्रा क्लास रहने दें? क्यों? सर पेपर है तो हम पेपर का पढ़ना है हमने तो। किस किस का पेपर है? हैंड रेस करो। सिर्फ 2 बच्चों का पेपर है बच्चे, 3।
सर ले लेना, हमने भी पेपरों में तैयारी करी थी और क्लास भी हाँ, लगवाई थी। 3 बच्चों, तुम ऐसा करना अंकिता, अंकिता ऐसा करना, 3 बच्चों के है ना बच्चे, सब बच्चों को काफी है, बट बीच में बच्चे लेफ्ट कर गए हैं सर, मेरी क्लास की भी लड़कियां हैं वो लेफ्ट कर। चलो कोई बात नहीं, हम ऐसा करेंगे, रिकॉर्डिंग देख लेना, बिल्कुल ठीक बात है, तुम रिकॉर्डिंग देख लेना, Yes, sir. डाउट हो तो हमसे पूछ लेना, ठीक है। हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम इतना कर सकते हैं, ठीक है। जो भी होगा ना इंपॉर्टेंट स्टफ, ज्यादा सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे आज 11th वाले, तो वो ज्यादा करेंगे हम, क्वेश्चन इतने नहीं कर पाएंगे मेरे को पता है, क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्ट में करवाना पड़ेगा मेरे को 11th का, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो आप देख लेना, और आपका जिन का पेपर है उनके लिए ये सुविधा रहेगी कि अगला जो हमारा सोमवार को एक्स्ट्रा क्लास होगी उसमें आप पिछली एक्स्ट्रा क्लास का कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। डन है? सर देख लेंगे, नहीं तो अगर आप क्लास के टाइम से हम पहले हो जाएंगे फ्री तो लगवा लेंगे क्लास। ठीक है बच्चे, और जल्दी आ जाओगे तो हम जल्दी भी छोड़ देंगे, तो कोई बात मतलब नहीं। 1 घंटे की लगाना, आप ज्यादा मत लगाते। ठीक है, 1 घंटे की लगाएंगे आज, ठीक है, आ जाना। ओके बच्चे, बच्चे खाना तो नहीं खा सकता ना मैं, मेरे को भी थोड़ा काम होता है इस टाइम, ठीक है, खाना नहीं खा पाऊंगा मैं, पर 10 कोई बात मिनट की बात तो होती बोल है। रहे हैं आपको। नहीं बच्चे, मेरे घर में खाना सबका मिलके बनेगा ना तो अभी तो मेरे जब